गुड मॉर्निंग टू ऑल। अंग्रेजी सीखने के क्रम में आज से हम इंग्लिश को बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना शुरू करेंगे और इसके लिए हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर की मदद से इंग्लिश को समझने का प्रयास करेंगे। कहते हैं एक ऊंची इमारत के लिए उसकी बुनियाद का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है, तभी उस इमारत को ऊंचा बनाया जा सकता है और तभी उस इमारत का ऊंचा बना रहना भी संभव है। ठीक उसी तरह से एक बेहतर इंग्लिश सीखने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें इंग्लिश की बुनियाद को बहुत मजबूत करना होगा, यानी कि हमें बेसिक इंग्लिश ग्रामर को बहुत अच्छे से समझना होगा। सेकंड थिंग इज, यह देखा जाता है कि लर्निंग की जो प्रोसेस है वो हमेशा सरल से कठिन की तरफ चलती है, यानी कि स्टार्टिंग में बहुत ही सरल चीजें बहुत सरलता के साथ समझा दी जाती हैं, सिखा दी जाती हैं, जो आगे कठिन चीजों को समझने के लिए हमें योग्य बनाती। लेकिन यदि स्टार्टिंग में कठिन चीजें शुरू कर दी जाएं तो इससे सीखना तो दूर, जो सीखने वाला है यानी कि लर्नर, उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है और ऐसे में वह कुछ भी नहीं सीख पाता। इस बात का अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि यदि आज हमको इंग्लिश में कोई दिक्कत है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे यही कारण है कि हमें स्टार्टिंग से ही इंग्लिश में प्रॉब्लम रही है। हमें स्टार्टिंग से ही इंग्लिश को सीखने में, इंग्लिश को समझने में कहीं ना कहीं दिक्कत रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आज हम इंग्लिश को समझने और बोलने में योग्य हैं तो इसके पीछे भी यही कारण है कि हमने स्टार्टिंग से ही इंग्लिश में हर एक चीज को बहुत अच्छे से सीखा है, बहुत अच्छे से समझा है। तो ठीक यहां पर भी हमको बेहतर इंग्लिश सीखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम स्टार्टिंग से ही हर एक चीज को बहुत अच्छे से सीखें। एक और संशय की बात मैं आपकी दूर कर देता हूं कि हम सब कोई हर कुछ वो चीज सीख सकते हैं जिसके लिए हमारे मन में इच्छा होती है, यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम उस फील्ड से, हम उस क्षेत्र से जुड़े हैं या नहीं। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि अगर हम उस फील्ड से जुड़े हैं, अगर हम उस क्षेत्र से जुड़े हैं तो हम उस चीज को जल्दी सीख सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम उस फील्ड से ना भी जुड़े हों, अगर हम उस क्षेत्र से नहीं जुड़े हैं, तब भी हम सीख सकते हैं, बस सिर्फ समय और मेहनत थोड़ा ज्यादा लग सकती है। लेकिन यह नहीं हो सकता है कि हम बिल्कुल न सीख पाए। तो ठीक यही चीज अब हमें भी ध्यान देनी है कि सबसे पहले हमें इस बात को भूल जाना है कि इंग्लिश सीखने के लिए हम इंग्लिश से जुड़े हैं या नहीं। बस हमको इस बात का निश्चय करना है कि हमें इंग्लिश सीखनी है और हम जरूर सीखेंगे। तो फिर जल्दी से हम आज का जो हमारा टॉपिक है हम इसको शुरू करते हैं और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको हर एक चीज को बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ध्यान देना है, हर एक चीज को यहाँ पे समझना है। यहाँ पर मैं वो सब चीजें आपको वन बाय वन करके क्लियर करूंगा कि जिससे आपको इंग्लिश सीखना और भी आसान हो जाए। इसके लिए आपको हर क्लासेस में मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। जितने भी क्लासेस आप यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं उन सब के नोट्स आपको प्रॉपर तैयार करने होंगे और जो भी नोट्स आप तैयार कर रहे हैं उनको समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ आप दोहराते रहें, उनकी आप प्रैक्टिस करते रहें। तो अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंग्लिश है, जो अंग्रेजी है, वो एक भाषा है और हर भाषा की, हर लैंग्वेज की अपनी एक व्याकरण, अपनी एक ग्रामर होती है। इसके साथ ही साथ हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला, एक अल्फाबेट भी होती है। ठीक उसी तरह से इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसकी भी अपनी एक अल्फाबेट, अपनी एक वर्णमाला है। हिंदी की तरह, जिस तरह से हिंदी वर्णमाला में हमको आ से लेके ज्ञ तक उच्चारण के आधार पर 45 जो आपके लेटर्स हैं, 45 जो वर्ण है, तथा लेखन के आधार पर 52 लेटर्स, 52 वर्ण जो हमको देखने को मिलते हैं, उन्हें स्वर तथा व्यंजन में बांट दिया गया है। ठीक उसी तरह से इंग्लिश अल्फाबेट को, अंग्रेजी वर्णमाला को भी वोवेल्स तथा कंसोनेंट, स्वर तथा व्यंजन में बांट दिया गया। और जैसा कि यहां पर हमको देखने को मिल रहा है कि इंग्लिश अल्फाबेट के ये जो 26 लेटर्स हैं, ये जो 26 वर्ण हैं, इनको 5 वोवेल्स यानी कि ए ई आई ओ यू तथा शेष जो हमारे 21 लेटर्स हैं उनको व्यंजन में बांट दिया गया।
लेकिन अब हम सबसे पहले इस बात को देखेंगे कि आखिर ये स्वर तथा व्यंजन क्या चीज है, ये वर्बल्स एंड कंसोनेंट किसे कहते हैं। तो नाउ लेट्स राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ वर्बल्स एंड कंसोनेंट। नाउ वर्बल्स एंड कंसोनेंट के डेफिनेशन से हमको देखने को मिल रहा है कि जो वर्बल्स हैं, अ वर्बल इज अ सिलेबिक स्पीच साउंड प्रोनाउंस्ड विदाउट एनी स्ट्रक्चर इन द वोकल ट्रैक्ट, यानी कि ऐसा अक्षर, ऐसा वर्ण, ऐसा कोई शब्दांश जो मुख गुहा से बिना किसी रुकावट के, बिना किसी गुण दोष की व्याख्या के बोला जाता है, स्वर कहलाता है। और हमने देखा कि इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वोवल्स हैं, ए ई आई ओ यू। वहीं दूसरी तरफ जो कंसोनेंट्स हैं उनकी जो डेफिनेशन है उसमें कहा गया है अ कंसोनेंट इज अ स्पीच साउंड दैट इज आर्टिकुलेटेड विद कंप्लीट और अ पार्शियल क्लोजर ऑफ द वोकल ट्रैक्ट, यानी कि ऐसा अक्षर, ऐसा वर्ण, ऐसा शब्दांश जो पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से मुख गुहा से निकले हुए जो वर्ण है, जो अक्षर है, यानी कि स्वर कुल मिलाकर के उनकी मदद से बोले जाते, उनकी मदद से ही वो स्पष्ट बोले जाते हैं, उनको जो है हम व्यंजन कहते हैं। कुल मिलाकर के जो व्यंजन है उनको स्वर की मदद से ही बोला जा सकता है। यही चीज यहां पे बताई गई है कि वो जो है कंप्लीट और अ पार्शियल क्लोजर ऑफ द वोकल ट्रैक। और वोकल ट्रैक का मतलब जो वहां पे उसकी मदद से जो अक्षर जो है बोले जा रहे थे उनको हमने वोवल्स का नाम यहाँ पे दिया है। तो कुल मिलाकर के वोवल्स की मदद से जो बोले जाते हैं वो आपके कंसोनेंट्स होते हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, जैसे हम यहाँ पर देखो वी हमारा एक क्या है, बी एक कंसोनेंट है, लेकिन बी को बोलते समय कहने का बी ई का जो है उच्चारण आपको वहां पे देखने को मिल रहा है, यानी कि ई जो हमारा क्या है वोवल है उसकी मदद से ये बोला जा रहा है। हम के बोल रहे हैं तो के के साथ ए जो है आ रहा है, यानी कि के तभी बोला जा रहा है जब उसके साथ ए भी आ रहा है। ठीक यही चीज यहाँ पे क्यू के साथ यू जरूर वहां पे आ रहा है उच्चारण में, तभी जो है वो उसका प्रोनाउंसिएशन कर दिया जा रहा है। और डी यानी कि डी के साथ ई का भी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के जो कंसोनेंट्स होते हैं वो जो है क्या करते हैं, वो स्वर की मदद से ही बोले जाते हैं। इस तरह से हमने देखा कि इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी हमारे 26 लेटर्स थे उनको क्या कर दिया गया है, वोवल्स एंड कंसोनेंट्स में बांट दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारे लेटर्स हैं, ये जो हमारे वर्ण हैं, ये जो हमारे अक्षर हैं, जब ये आपस में जुड़ते हैं तो फिर जाकर के ये दो या दो से अधिक लेटर आपस में जुड़ते हैं तो ये क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ड। तो नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि जो इंग्लिश में जो है ये वर्ड या हिंदी में जो हम इसको शब्द कह रहे हैं ये किसे कहते हैं। नाउ लेट्स राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ वर्ड। नाउ अभी हमने डिस्कस किया कि जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें जो है हमारे क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं, वर्ण होते हैं, और जो वर्ण है वो आपस में जब जुड़ते हैं तो वर्ड बनाते हैं, यानी कि वो शब्द बनाते हैं। तो वर्ड की जो डेफिनेशन है यही यहां पर बताया गया है, अ साउंड और कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स दैट हैज अ मीनिंग एंड विच इज स्पोकन और रिटन इज कॉल्ड वर्ड, यानी कि शब्दांश या फिर शब्दांशों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ होता है तथा जिसे बोला या लिखा जाता है या जा सकता है, वर्ड कहलाता है, शब्द कहलाता है। कुल मिलाकर के सिर्फ अक्षर या जो लेटर्स हम जिनको बोल रहे हैं उनके जुड़ने को ही हम शब्द नहीं बोलते। लेटर के जुड़ने के साथ साथ उसका कुछ अपना एक अर्थ भी होना चाहिए, तभी हम उसको जो है शब्द का नाम देते हैं, वर्ड का नाम देते हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ये क्या हमारा जी और एक है ओ, तो जी और ओ जब आपस में जुड़ा यानी कि गो, और गो का मतलब होता है जाना, यानी कि इंग्लिश में गो एक आपका क्या है, वर्ड है। ऐसे आपका आर प्लस ई प्लस ए प्लस डी, यानी कि ये चार जो लेटर हैं ये आपस में जुड़े और इन्होंने एक वर्ड बनाया इंग्लिश का जो है रीड, यानी जिसका मतलब होता है पढ़ना। तो इस तरह से लेटर्स आपस में जुड़ करके जो है शब्द बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो वर्ड है, ये जो शब्द हैं, ये आपस में जुड़ते हैं और सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंस के जुड़ने से ही कोई स्पीच बनती है। हम जो कुछ भी बोलते हैं, हम जो कुछ भी एक दूसरे से बात करते हैं, जो कुछ भी कहीं पर हम पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं सेंटेंस के फॉर्मेशन में ही लिखा रहता है। तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेंटेंसेस। नाउ
सेंटेंस की डेफिनेशन से हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ होता है, जिसकी कुछ मीनिंग होती है या जो पूर्ण अर्थ को व्यक्त करता है, वही आपका वाक्य कहलाता है। ठीक जैसे हमने अभी जो है शब्दों के लिए कहा था कि सिर्फ लेटर्स के जुड़ने को ही हम शब्द नहीं कहते हैं, उन लेटर्स के जुड़ने पर जो शब्द बन रहा है वो शब्द तभी कहलाएगा जब उसका कुछ अर्थ भी होगा। ठीक वही चीज है, यहां पर जो शब्द हैं, जो वर्ड्स है, वो आपस में जुड़ते हैं और बनाते हैं वाक्य, लेकिन शब्दों के जुड़ने को ही हम वाक्य नहीं कहेंगे, उसके साथ साथ उसका अपना कुछ अर्थ भी होना चाहिए। तो ठीक वही चीज यहां पर भी आपको देखने को मिल रहा है डेफिनेशन में। एक एग्जांपल की तरह इसको हम समझते हैं। यहां पर है राम इज लर्निंग इंग्लिश, यानी कि राम अंग्रेजी सीख रहा है। अगर इस सेंटेंस में हम देखेंगे, राम अपने आप में एक शब्द है, इज एक शब्द है, लर्निंग एक शब्द है, इंग्लिश एक शब्द है, ये आपस में जुड़े और इसका अपना एक अर्थ भी निकल करके आ रहा है, इसीलिए हम इसको पूरा एक सेंटेंस, एक वाक्य कह रहे हैं। ठीक यही एक और एग्जांपल से हम देखते हैं, यू हैव बाउट अ कार, यानी कि आपने एक कार खरीदी है या तुमने एक कार खरीदी है या तुम एक कार खरीद चुके हो। तो यहां पर भी अगर हम देखेंगे तो ये आपके 3-4 जो हमारे क्या है वर्ड्स हैं, ये आपस में जुड़े और इन्होंने एक सेंस यानी कि एक मीनिंग निकाली और जिससे कि हमारा पूरा एक सेंटेंस आया, जिसका मतलब है कि आपने एक कार खरीदी है। तो शब्दों के जुड़ने और उसके साथ साथ उनका अर्थ स्पष्ट करने पर ही हम उसको वाक्य कहते हैं। एक और चीज यहां पर मैं आपको जो है क्लियर करना चाह रहा हूं, बहुत सारे हमारे जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंटेंस क्या है और फ्रेज क्या होता है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है कि आप इसको हिंदी में भी अगर देखेंगे, सेंटेंस का मतलब जहां वाक्य है, वहीं फ्रेज का मतलब वाक्यांश, यानी कि किसी वाक्य का एक टुकड़ा। तो डेफिनेशन में है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, देखा जाए तो वाक्य के लिए भी वही चीज कही गई कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और फ्रेज के लिए भी कहा जा रहा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन दैट मेक सेंस, यानी कि जो कि कोई सेंस निकालता है, उसका कुछ मतलब तो होता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस, यानी कि पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, उससे इज कॉल्ड फ्रेज। तो देखा जाए तो जो फ्रेज होते हैं उसके अंदर भी जो है 2 या 3 आपके जो शब्द हैं, जो वर्ड्स है, वो आपस में जुड़ते हैं, एक सेंस तो तैयार करते हैं, एक सेंस तो निकालते हैं वो, लेकिन पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है कि ये किस चीज के लिए बोला गया। जैसे कुछ एग्जांपल में है अंडर द टेबल। अब अंडर द टेबल में 3 शब्द यहां पे हमको देखने को मिल रहे हैं, पता भी चल रहा है कि अंडर द टेबल यानी कि टेबल के नीचे कोई ऐसी कुछ बात कर दी जा रही है, लेकिन क्या चीज है, किस चीज के लिए बोला जा रहा है, ये पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए ये अपने आप में एक क्या है, फ्रेज है, ये पूरी तरह से सेंटेंस नहीं है। ऐसा एक और है अक्रॉस द रोड, ये भी आपका एक फ्रेज कहलाएगा। एक और चीज यहाँ पे मैंने अलग सा जो है उसको मार्क किया है कि सेंटेंस से संबंधित जो हमको जानकारी होनी चाहिए, उसमें 1-2 कुछ एडिशनल थिंग्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, इंटरोगेटिव साइन और एक्सक्लेमेशन साइन, यानी कि एक्सक्लेमेशन साइन, यानी कि जो हमारा सेंटेंस है वो हमेशा जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और हमेशा जो एंड्स होता है, यानी कि वो जो समाप्त होता है, या तो फुल स्टॉप होगा या फिर इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, या फिर जो एक्सक्लेमेशन जो साइन बोल रहा है, विस्मयादि बोधक जो चिन्ह हमको वहां पे देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसा उस सेंटेंस के पीछे से हमको देखने को मिल सकता है। एक और चीज यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे बताई है, A sentence has a verb what a phrase does not have। ये बहुत ही अच्छा डिफरेंस है एक ही फ्रेज और सेंटेंस में क्या अंतर है। तो जो फ्रेज होता है उसमें देखो वर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ही जो मेजर जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि जो सेंटेंस होता है उसमें आपकी वर्ब इस्तेमाल होती है, क्रिया का इस्तेमाल होता है, लेकिन जो फ्रेज होते हैं उनमें ज्यादातर आपको वर्ब देखने को नहीं मिलेगी। तो यही था हमारा कि सेंटेंस किस तरह से जो है शब्दों के जुड़ने से जो है बनते हैं और क्या डिफरेंस है जो है फ्रेज और सेंटेंस में। और अब इसके आगे जो हम देखेंगे वो है कि जो हम इंग्लिश में जो है, जो हमारा मेन पर्पज इंग्लिश सीखने का है वो यही है कि हम किस तरह से हिंदी के सेंटेंसेस की इंग्लिश जो है हम तैयार करें, या फिर इंग्लिश में जो कुछ हमको दे रखा है उसको किस तरह से हम जो है हिंदी में ट्रांसलेट करें। और ये सारी चीजें जो हम चाहे बोल रहे हैं, चाहे ट्रांसलेट कर रहे हैं, चाहे उसको हम कहीं पे लिख रहे हैं, ये हम सेंटेंस के फॉर्मेट में ही लिखते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा
कि किस तरह से एक भाषा में जो उसकी वर्णमाला है, जो अल्फाबेट है और उसकी जो अपनी ग्रामर होती है, ठीक इंग्लिश में भी हमने उसी तरह से उसको देखा कि इंग्लिश की अपनी एक अल्फाबेट है जिसमें ए से लेके जेड तक 26 लेटर होते हैं। इन लेटर्स को वोवेल्स एंड कंसोनेंट में बांट दिया गया है। डेफिनेशन भी हमने देखी है कि वोवेल्स क्या होते हैं, कंसोनेंट्स क्या होते हैं, और ये भी मैंने आपको बताया है कि जो इंग्लिश में जो वोवेल्स होते हैं वो ए ई आई ओ यू, इन 5 को आप याद रखिए। बाकी जो रेस्ट ऑफ जो अदर जो लेटर्स है वो अपने आप में क्या है, कंसोनेंट्स हो गए। दूसरी चीज हमने देखी, ये जो लेटर्स हैं, ये जो आपके जो है वर्ण है, जो अक्षर है, ये आपस में जुड़ते हैं और एक कुछ मीनिंगफुल जब वो अपना कुछ अर्थ व्यक्त करते हैं तो वो आपका वर्ड कहलाता है, वो आपका शब्द कहलाता है। और ठीक वही चीज शब्दों के जुड़ने से जो है हमने अभी देखा कि एक जब उसका कुछ मतलब निकल के आता है, कुछ उसकी मीनिंग हो जाती है, तो तब वो जो है एक वाक्य कहलाता है, एक सेंटेंस कहलाता है, राइट। और ये जितनी भी चीजें आज हमने देखी इनको आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझना है, क्योंकि ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर का ही पार्ट है। आगे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे कि सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत वर्ड्स में, और उसके साथ साथ जैसे आज हमने वोवेल्स एंड कंसोनेंट की बात की, तो उसी में अगर मैं आपको बताऊं कि हमको अगर वोवेल्स एंड कंसोनेंट का पता नहीं होगा तो इंग्लिश ग्रामर में आगे बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे नियम हैं जहां पर कि कहा जाता है कि यदि वोवेल्स है तो ऐसा कीजिए, यदि कंसोनेंट्स है तो उसके साथ ऐसा लगाइए। तो वो सारी चीजें हम तभी फॉलो कर सकते हैं जब हमको वोवेल्स एंड कंसोनेंट्स का प्रॉपर नॉलेज होगा, राइट। तो नेक्स्ट क्लासेस में अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कि सेंटेंस जो वाक्य हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी की तरह अंग्रेजी में भी, इंग्लिश में भी 5 टाइप्स के सेंटेंस हमको देखने को मिलते हैं। और ये जो 5 कैटेगरी सेंटेंसेस हमको देखने को मिल रही है, इसमें हर एक कैटेगरी का अपना एक रूल है और हर एक कैटेगरी का अपने क्या है, अलग नियम होते हैं। तो हर एक प्रकार के सेंटेंस को हमें समझना है और फिर उस तरह के जो ट्रांसलेशन है, उस तरह के जो अनुवाद है वो हमको सीखने हैं। तो इसके लिए आप नेक्स्ट क्लासेस में हमारे साथ बने रहिए। साथ ही साथ आज की जो क्लास हमने देखी है, इसका जितने भी आपका जो है जो नोट्स है उनको आप तैयार कीजिए, और साथ ही साथ उनको, जैसे मैं कह रहा हूं, समय के साथ साथ आपको प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी अगर आप इंग्लिश में बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो। और इंग्लिश के लिए इंप्रूवमेंट बहुत ही जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के इंग्लिश जो है बहुत ही मुश्किल हो जाएगा सीखने के लिए। ओके, और इसके साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जो है वीडियो को जो है आप लाइक कीजिए, आप वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली जो वीडियोस हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से मिल जाए, क्योंकि हर एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिक की एक भी क्लास आपने स्किप कर दी तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम बनी रहेगी। और यही मैं स्टार्टिंग में कह चुका हूं कि इंग्लिश में प्रॉब्लम का मतलब है कि कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही हमें इंग्लिश में प्रॉब्लम, तो हमें जो है इस चीज को अब स्टार्टिंग से, जैसे आज हमने शुरू किया है, तो हमको हर एक चीज को अपना क्लियर करना है। तो नाउ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर टुडे।